हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मिरेकल लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, उसका मीनिंग और नेचर क्या है उसके बारे में। इट इज़ अबाउट मी। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द जनरल रूल एंड गाइडलाइन दैट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो व्हेन रिपोर्टिंग ऑल अकाउंट एंड फाइनेंशियल डाटा। वे सभी रूल या नियम जो कंपनी को अकाउंट्स तैयार करने में फॉलो किए जाते हैं, उन्हीं को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। बेसिकली एक लाइन में समझे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उन्हें कहते हैं जो हमें अकाउंटिंग डाटा मेंटेन करने में और अकाउंट्स यानी अकाउंट बुक तैयार करने में रूल फॉलो किए जाते हैं, उन्हें ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल आर द रूल एंड गाइडलाइन एट द कंपनीज must follow when reporting financial data. The Financial Accounting Standard Board issue a standardized set of accounting principles in the US referred to as General Accepted Accounting Principles. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी गैप के अकॉर्डिंग जो रूल स्टैंडर्डाइज किए गए हैं, जो प्रिंसिपल स्टैंडर्डाइज किए गए हैं, उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग बुक को तैयार किया जाता है, उसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बाद आते हैं इसके फीचर्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या क्या फ़ीचर होते हैं। सबसे पहले तो ये मैन मेड होता है, मानव द्वारा निर्मित होता है, तो इसे आसानी से समझा जा सकता है, इसके साथ यूज टू हुआ जा सकता है। देन सेकंड वन, ये फ्लेक्सिबल होता है। जो समस्याएं सामने आएंगी अकाउंटेंट के सामने या किसी सीए के सामने, तो उसके अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग रूल को ध्यान में रखते हुए उसका प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, ये जैसा कि गैप की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। सभी अकाउंटिंग बुक तैयार करने में इन रूलों को फॉलो आसानी से किया जा सकते हैं। उद्देश्य क्या होता है इनका? ऑब्जेक्टिविटी ये होती है कि इसे इजीली गवर्नमेंट को भी एक इन्फॉर्मेशन बिजनेस की मिलती रहती है और बिजनेस को भी ग्रो करने के लिए फंड कलेक्ट करने के लिए बैंक से या अदर पार्टीज से यूज़फुली हेल्प मिलती है। यूज़फुल होते हैं कैसे? वैसे ही जैसे कि अदर पार्टीज से फंड्स कलेक्ट करने हैं या बैंक से लोन लेना है, इसलिए। तीसरा होता है फिजिबिलिटी, सुगमता, लेखांकन सिद्धांतों के प्रयोग में सरलता होती है, ऐसा इसके फीचर्स बताते हैं। उसके बाद में सबसे पहला जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आता है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस और उसका ओनर दोनों एक अलग अलग सेपरेट लीगल पर्सन है। बिजनेस एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है और ओनर एक अलग एंटिटी है, तो दोनों अलग अलग होते हैं, ये एक नहीं होते। मान लीजिए अगर कल को बिजनेस सॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी होगी सभी को बेच करके या गवर्नमेंट द्वारा, कोर्ट द्वारा उससे सेल करके और उसकी लाइबिलिटीज़ पे की जाएंगी, ना कि ओनर की प्रॉपर्टीज़ को बेच करके। सेकंड वन आता है मनी मेजर कॉन्सेप्ट। मनी मेजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कोई भी ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो मनी में मेज़र की जा सकती है, मनी टर्म में यूज़ की जा सकती है, मनी टर्म में यूज़ होती है, उसे ही रिकॉर्ड किया जाएगा, अदर किसी टर्म को ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर हम मान लें कि हमने कोई सेल या परचेज़ करी है, तो ये मनी टर्म में यूज़ हो सकती है, लेकिन एक हमारी गुडविल होती है, उसे हम मनी टर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो एक ख्याति होती है जिसे ड्राइंग माना जाता है, वो बैलेंस शीट में यूज़ होती है, पर उसे हम मनी मेजर कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं रख पाएंगे। उसके बाद आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाने के उद्देश्य से चलाया जाता है, ना कि इस उद्देश्य से कि निकट भविष्य में वो समाप्त होगा, दीर्घकाल तक चलता रहेगा, ऐसा सोच करके चलाया जाता है। इसलिए व्यवसाय की संपत्तियों को साधारणतः उनकी फेस वैल्यू पे लिखाया जाता है, बाजार यानी कि मार्केट वैल्यू पे नहीं लिखा जाता, क्योंकि उनसे बिजनेस ग्रो करेगा और ये उद्देश्य नहीं रखा जाता कि उन्हें शॉर्ट टर्म में ही सेल कर दिया जाएगा बिजनेस को, इसलिए। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा और उसकी सभी जितने भी असेट्स हैं उन्हें फेस वैल्यू पे दिखाया जाएगा, ना कि मार्केट वैल्यू पे।
अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये दो टाइप के होते हैं, एक एनुअली और एक क्वार्टरली। क्वार्टरली बेसिकली 3 मंथ के ग्रुप में होते हैं, तो ये 4 क्वार्टर हो जाते हैं एक साल में। और एनुअली जनरली पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और अपना जनवरी से दिसंबर तक का भी होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो बेसिकली हम समझे तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है क्या, बिजनेस नीड रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्ट, सो अकाउंटिंग प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफिक पीरियड एंड रेगुलर इंटरवल्स। बिजनेस को रेगुलर प्रोग्रेस की रिपोर्ट जानने के लिए उसकी कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना वो ग्रो कर रहा है, कितना लॉस में जा रहा है, इन सब की जानकारी के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पीरियड के लिए बनाई जाती है, ताकि एनालाइज किया जा सके कि बिज़नेस को ग्रो करने के लिए और क्या क्या हमें स्ट्रेटजीज तैयार करनी पड़ेंगी। देन नेक्स्ट वन आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी माल प्रोडक्ट तैयार हुआ, उसके बाद में उसे ट्रांसपोर्ट किया गया, कस्टमर द्वारा ख़रीदा गया, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करके उसे इंस्टॉल किया गया, तो टोटल जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर आएगी। मतलब टोटल कॉन्सेप्ट लिखी जाएगी, ना कि वो कॉन्सेप्ट लिखी जाएगी जो कि प्रोडक्ट परचेज किया था, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड कर दी जाएगी। इसके साथ ही कॉस्ट कॉन्सेप्ट पूरा होगा। फिर आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन के दो प्रभाव होंगे, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर कोई ट्रांजेक्शन डेबिट हो रही है तो वो किसी दूसरे खाते में क्रेडिट भी होगी, अगर वो हमारे खाते में क्रेडिट हो रही है तो किसी दूसरे खाते में भी डेबिट ज़रूर होगी। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि एक ट्रांजेक्शन का दो जगह प्रभाव जरूर आएगा। अब एक आता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आगम की पहचान या वसूली की अवधारणा। तो ये कहता है कि हमने जो भी इनकम करी है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अर्न करी है, उस समय जब माल सेवाएं ग्राहकों को हस्तांतरित कर जाती है, फर्म माल एवं सेवाओं का हस्तांतरण नगद अथवा उदाहरण के आधार पर कर सकती है। तो जो हमने माल नगद बेचा उसे तो हम तुरंत हम लिख लेंगे, लेकिन जो हमने उधार में बेचा है उसका भुगतान हुआ है या नहीं हुआ, इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, इसलिए हम उसे क्रेडिट और डेटर के रूप में लिख के रखते हैं। उसके बाद में आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम रिवेन्यू और उसके एक्सपेंस क्या क्या हुए हैं उन सभी को मैच करके देखते हैं कि क्या रियल में हमने जो रिवेन्यू अर्न किया है वो रियल है, और रियल है तो कितने स्केल्स पे रियल रहा है, और एक्सपेंसेस हमारे कितने कम रहे हैं या कितने ज़्यादा रहे हैं। बेसिकली हमारी कितनी ग्रो हुई है बिज़नेस की, इसके लिए हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस कहीं अकाउंटिंग पीरियड में ज़्यादा तो नहीं थे रिवेन्यू से, अगर ज़्यादा थे तो क्यों थे, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी रेडी की जाएगी। उसके बाद में आता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो चाहे कैश में हो या ना हो, उसे ही हम यूज़ में लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रांजैक्शन हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में होनी है, उसकी पेमेंट हमने आज कर दी है तो उसे इस ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, उसे इस ईयर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ वही रिकॉर्ड करनी है जो कि इस ईयर को अफेक्ट करेगी। मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन है और उसको उसका प्रभाव है कि उसकी पेमेंट हमने इस ईयर में नहीं करी, लेकिन उसका प्रभाव इसी ईयर में आएगा, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जिसकी हम पेमेंट आज कर चुके हैं उस सर्विस की, लेकिन उससे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में यूज़फुल होने वाली है, तो इस अकाउंटिंग पीरियड में उसको रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें यही बताता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करी है उसको हम जिस अकाउंटिंग पीरियड में यूज़ करना है उसी में ही यूज़ करेंगे। ये नहीं है कि अगले अकाउंटिंग पीरियड की है तो उसे यूज़ करेंगे। जैसे कि इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंस आता है कि पहले से हमने कोई एक्सपेंस पे कर दिया है और उसे आज हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट ईयर का काम होगा। अब वो कैश बेसिस नहीं होता, ये एक्रूवल बेसिस होता है।
ऐसे ही इसके अंदर हम देखते हैं कि कोई भी लाभ मान लो हमें भविष्य में होना है, तो उसे हम आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो जब होगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कोई खर्चे हैं जो हमारे आज हमें पता है कि इस ईयर में होने हैं, उन्हें हम अभी रिकॉर्ड करके रख लेंगे, तो ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है। इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अपना एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये सभी मदें आ जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हमने इस वीडियो के अंदर समझा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। वे प्रिंसिपल्स जो बेसिकली अकाउंट बुक तैयार करने में फॉलो किए जाते हैं उन्हें अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। इसके अंदर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और इसमें हमने एक्रूवल कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखा। तो वीडियो में आपको कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो आपको किससे रिलेटेड चाहिए इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।